Good morning, dear aspirant. Today we are going to discuss about how to write answer. देखिए, बहुत सारे जो बच्चे हैं मुझे क्वेश्चंस आ रहे हैं, सर हम फ्रेशर हैं, हम क्या करना चाहिए, हमें कैसे आंसर लिखना चाहिए, नहीं लिखना चाहिए, तो आंसर लिखना है तो किस किस पैरामीटर पे, जो विच ऑफ द पैरामीटर वी हैव टू गिव इम्पोर्टेंस. सो इन दिस रिगार्डिंग मुझे लगा कि एक वीडियो बना देना चाहिए ताकि सबकी कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाए. मैं ये वीडियो में आपको डिस्कशन करने जा रहा हूँ. कोई भी आपको क्वेश्चन मिलता है तो आप उसको कैसे अप्रोच करेंगे. ठीक है, फास्ट हम बेसिक्स का जो क्वेश्चंस का बेसिक्स के ऊपर बात करते हैं. जैसे मान लीजिए हमें जो यूपीएससी का क्वेश्चन आता है वो दो तरह की क्वेश्चन आता है. एक तो आता है 15 मार्क्स का आता है और एक 10 मार्क्स का आता है. ठीक है, तो हम अगर इसको इंटरनली टाइम ब्रेक किया जाए ना, तो उसको जो 10 मार्क्स है उसके लिए हमें 7 मिनट्स मिलता है, और जो 15 मार्कर है उनके लिए हमें करीब करीब 11 मिनट मिलता है. दैट मीन्स यू हैव टू कंप्लीट एवरीथिंग विद इन 7 मिनट्स फॉर 10 mark questions, and you have to complete everything within 11 minutes. That means you have to, आपको भी वो क्वेश्चंस को पढ़ना भी होगा, वो क्वेश्चन को समझना भी होगा और लिखना होगा 7 मिनट में 10 मार्कर के लिए और 11 मिनट 15 मार्कर के लिए. तो आप सब सोच सकते हैं मतलब कितना इम्पोर्टेंट होता है आंसर राइटिंग का, ये सब मतलब टाइमली लिखने के लिए. ठीक है, सेकेंड हम देखते हैं जो वर्ड लिमिट होता है. यूपीएससी ने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है कि फॉर 10 मार्कर यू हैव टू राइट विद इन 150 वर्ड्स. वो करीब करीब देखा जाए तो 2 पेजेस, मतलब दो सिंगल साइड और 2 सिंगल साइड का पेजेस होता है. ठीक है, और अगर 15 मार्कर का बात किया जाए तो ये 250 वर्ड, विद इन 250 वर्ड. दैट मीन्स यू हैव टू रेस्ट्रिक्ट योर आंसर विद इन 250, नॉट मोर देन 250. ओके, सो अगर 15 मार्क्स की आंसर का देखा जाए तो वो 3 सिंगल पेजेस की होता है, और उसका जो टाइमिंग होता है मैंने आपको ऑलरेडी बताया वो 15 मिनट्स का होता है. ठीक है, ये हो गया आपका वेरी बेसिक्स हो गया. देखो, हम जो डेली का आंसर आपको देते हैं उसको आपको कैसे आंसर बना के अपलोड करना है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा गाइड करूँगा, ताकि आपका जो आंसर है वो बहुत अच्छा लगे. देखिए, आप जो आंसर बनाते हैं आप एक काम कीजिए, उसको एक यूपीएससी कॉपी मिलता है तो उस पर लेके बनाइए. तो उससे क्या होगा ना, आपका जो आंसर राइटिंग का जो आदत पड़ जाएगी, जो मार्जिन में दोनों साइड मार्जिन रहता है तो उस पर लिखने का आदत पड़ जाएगी, और यूपीएससी कॉपी ऐसे ही रहता है, तो ये आपको बहुत अच्छा बेनिफिशियल होगा. अगर जिसके पास यूपीएससी कॉपी नहीं है वो क्या किया जाए. देखो, आपके पास जो ब्लैंक पेज है उसको दोनों साइड पे फोल्ड कर दीजिए, मार्जिन को थोड़े थोड़े फोल्ड कर दीजिए ताकि वो यूपीएससी कॉपी की तरफ लगे. तो उस पर आपने लिखी है, और आप जो कॉपी आपने अपलोड कर रहे हो उसको थोड़ा सा अच्छे से अपलोड करो. अपलोड करने से पहले थोड़ा चेक कर लो कि उसमें विजिबिलिटी सही है या नहीं, क्योंकि विजिबिलिटी सही होगा तभी इवैल्यूएटर को अच्छे से पता चलेगा. ठीक है, ये तो हो गया मतलब बेसिक्स हो गया, कैसे हमें लिखे, कैसे हमें टाइम मैनेजमेंट करें. अगर थोड़ा एडवांस की बात किया जाए, हाउ टू राइट. देखिए, उसमें 2 कैटेगरी की जो कैंडिडेट्स आते हैं. कुछ कैंडिडेट्स होते हैं जो बिगनर होते हैं, उनको इतना आंसर राइटिंग का एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो उनके बारे में मैं यही बोलूँगा कि आप अगर बिगनर हो, आपको इतना आइडिया नहीं है, जो सब्जेक्ट नॉलेज है, जो स्टैटिक नॉलेज है, इतना नॉलेज नहीं है, तो आप कैसे आंसर राइटिंग करें. देखो, आपको तो आंसर राइटिंग करना पड़ेगा, क्योंकि आंसर राइटिंग एक आर्ट है. ये ऐसे नहीं कि आप बोल नहीं सकते कि मैं एक दिन में उसको मास्टर कर लूँगा या फिर हफ्ते में मास्टर कर लूँगा. यू हैव टू राइट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, एंड यू हैव लाइक योर इम्प्रूवमेंट इज़ लाइक स्मॉल ग्रेजुअल चेंजेस, जो आपको दिखेगा नहीं बट अल्टीमेटली एंड में आपको बहुत फ़र्क पड़ जाएगा. एक एक क्वेश्चन में मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ. देखिए, आप एक क्वेश्चन में अगर 0.5 एक्स्ट्रा लेते हैं आपका कॉम्पिटिटर से, तो आप कितना लेंगे. एट द एंड ऑफ पेपर आपने 20 क्वेश्चन से 0.5 होगा तो 10 मार्कर्स का बेनिफिट ले लेंगे. अगर 4 जीएस का मिला जाए तो 40 मार्कर, और 40 मार्कर बहुत कुछ होता है, या तो आपको सिलेक्शन दिला देगा या तो आपको रिजेक्शन करवा देगा. सो ये देखा जाए तो आंसर राइटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट है. सो बिगनर के लिए मैं ये बताना चाहूँगा, आप लोग पहले एक काम कीजिए, क्वेश्चंस को देखिए. अगर आपको लगता है कि आपका माइंड्स का जो नॉलेज है या फिर आपको जो अंडरस्टैंडिंग है उस पर आपने कुछ आंसर लिख पा रहे, नहीं लिख पा रहे. अगर नहीं लिख पा रहे तो आपने रेफ़र कीजिए, कोई भी आंसर को रेफ़र कीजिए, उसका कोई गूगल में रेफ़र कीजिए, उसके बाद आपने वर्ड पे लिखिए. ठीक है, ये आप कर सकते हैं, बट ग्रेजुअली आपको ये चीज़ को जो रेफ़र करके आंसर को लिखने को हटाना पड़ेगा. ग्रेजुअली आपका खुद का आंसर राइटिंग कैपेबिलिटी डेवलप करना पड़ेगा. ठीक है, तो ये हो गया अपना बिगनर के लिए. और सेकंड कैटेगरी में आते हैं जो लोग सब्जेक्ट नॉलेज, जो स्टैटिक पेपर है उसको अच्छे से पढ़ चुके हैं, 1-2 अटैम्प्ट दे चुके हैं, तो
उनके पास काफ़ी नॉलेज है, ये तो मैं मानता हूँ, उनके पास काफ़ी नॉलेज है, बहुत कुछ वो लिख पाते हैं, बट थोड़ा सा उनको लिखने का आइडिया नहीं पता होता है। तो वो लोग को मैं रिकमेंड करूँगा, जब तक आपने आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस नहीं करोगे तो डेवलप होना थोड़ा मुश्किल होता है। सो आप लोग इंस्टेड ऑफ लाइक सर्चिंग इन गूगल और अदर मॉडल आंसर, फर्स्ट ट्राई टू राइट इन योर कॉपी। सो हमें वो भेजिए, तो हम उसको इवालुएट करके आपको सेंड करेंगे। उसके बाद आपने जो मॉडल आंसर हम अपलोड करते हैं, थोड़ा डिले हो रहा है यानी कि, बट कोई इशू नहीं, हम टाइमली अपलोड उसको कर देंगे, तो उसको रेफ़र कीजिए। उसको रेफ़र करने के बाद आपका जो खुद का जो इंडिपेंडेंट आंसर राइटिंग है वो डेवलप होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया दोनों कैटेगरी के लिए। फिर हम अगर कोई हम डिस्कशन करने, अभी नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इफ़ यू फाइंड ए क्वेश्चन और इफ़ यू लुक ए लाइक बिफोर अपीयरिंग ए क्वेश्चंस, हाउ यू आर गोइंग टू अप्रोच दैट क्वेश्चंस। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चंस का 3 पार्ट होता है। फर्स्ट पार्ट इज़ अबाउट इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मीन्स यू हैव टू इंट्रोड्यूस अबाउट द टॉपिक। उसके बाद सेकेंड पार्ट जो होता है, उसका मेन पार्ट होता है, वो बॉडी होता है, वो 90% वेटेज लेता है पूरा क्वेश्चंस का। और लास्ट पार्ट जो होता है वो कंक्लूजन होता है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपने इंट्रोडक्शन में एक्चुअली क्या होता है, आपने एग्जामिनर का आई कैचिंग करना है, कुछ चीज़ को आपको इंट्रोड्यूस करना है टॉपिक में। तो इंट्रोडक्शन जो आप लिखेंगे वो जो क्वेश्चन है उसके साथ सिंक होना चाहिए। जो क्वेश्चन का कंटेक्स्ट है, कंटेक्स्ट मतलब क्या मांग रहा है क्वेश्चन, जैसे मांग रहा है, जो मांग रहा है, आपका इंट्रोडक्शन वही लाइन पे होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं कंटेक्स्ट। ठीक है, देखो इंट्रोडक्शन मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं ना, वो 5 लाइन 6 लाइन 7 लाइन बना देते हैं। ऐसे नहीं होता है इंट्रोडक्शन, क्योंकि आपके पास 2 चीज़ का लिमिटेशन होता है, एक तो टाइम का लिमिटेशन होता है और सेकंड वर्ड का लिमिटेशन होता है। सो मैं तो यही बोलूँगा आप लोग को, इंट्रोडक्शन को बहुत शॉर्ट रखिए, 2 to 3 लाइन्स रखिए। ठीक है, 2 to 3 लाइन्स रखिए, और जैसे क्वेश्चंस का डिमांड है ऐसे ही लिखिए। जैसे देखिए हमने क्वेश्चन पूछा था, एग्रीकल्चर नॉट ओनली इम्पैक्ट द क्लाइमेट चेंज इज ऑल्सो गोइंग टू इम्पैक्ट द एग्रीकल्चर। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट क्या लिखे कि हाउ ह्यूमन एक्शन क्रिएट द क्लाइमेट चेंज, and it is a natural effect that aggravated by the anthropogenic emission. This is not the demand of the question. Demand of the question is very simple: how agriculture is going to impact climate change and how climate change is going to impact agriculture. You can start writing your introduction by having IPCC report or any Ministry of Environment, Forest, Climate Change report. Like recent time we have seen that with increasing temperature our agriculture productivity has been declining, while at the same time agriculture is also contributing to like 20% 25% of the total greenhouse emissions. So that shows there is a cyclical relation between the climate change and agriculture. This kind of things should be your introductions. So ये क्या होता है ना, ये जो आप ऐसे जो बनाते हैं ना, तो इससे एग्जामिनर को लग जाता है कि जो कैंडिडेट्स है उसको पता है, मतलब कैसे उसको आंसर लिखना है उसको पता है, तो उनको काफ़ी नॉलेज है, तो पढ़ने में उनको इंटरेस्ट आता है। सो जैसे आपका इंट्रोडक्शन हो गया, ये आपने बॉडी पे देखना है कितने पैरामीटर पे आपको क्वेश्चंस पूछा है। जैसे मैंने उस दिन पूछा था आपको एग्रीकल्चर एंड क्लाइमेट चेंज में, एग्रीकल्चर नॉट ओनली लाइक क्लाइमेट चेंज नॉट ओनली इम्पैक्ट एग्रीकल्चर ऑल्सो इम्पैक्ट क्लाइमेट चेंज। ये 2 पार्ट में है। फर्स्ट पार्ट इज़ हाउ क्लाइमेट चेंज इज इम्पैक्टिंग एग्रीकल्चर। आपने वहाँ पर मेंशन करना है एक हेडिंग पे, हाउ क्लाइमेट चेंज इज गोइंग टू इम्पैक्ट एग्रीकल्चर। उस पर पॉइंट आएगी जैसे टेम्परेचर, विथ राइज इन टेम्परेचर देर इज लॉस इन प्रोडक्टिविटी ऑफ द सीरियल क्रॉप। फॉर एग्जाम्पल we have seen with rising the March temperature the wheat production has been declining. Second, you can write with the rise in temperature there is new breeding ground for the pest disease that led to the damage of the crops. You can give example of locust attack over northeastern India also. Same thing with climate change, the input to the agriculture is going to reduce. For example, with climate change there is also reduce in the availability of the water and the nutrient of the soil. So our agriculture has to produce with less input. So our agriculture going to impacted. So in this way ये आपका फास्ट पार्ट होना चाहिए। ऐसे करके आपको फास्ट पार्ट में 4-5 पॉइंट लिखना पड़ेगा। फिर हम आते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में क्या क्वेश्चन का डिमांड है, हाउ एग्रीकल्चर इज गोइंग टू इम्पैक्ट क्लाइमेट चेंज। ठीक है,
तो यहाँ पर आपको एक हेडिंग बनाना है, हेडिंग को बॉक्स में रखना है, हाउ एग्रीकल्चर इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट द क्लाइमेट चेंज। तो इसमें आपने क्या मेंशन करना है, जैसे देखो एग्रीकल्चर कैसे क्लाइमेट चेंज को इम्पैक्ट करेगा। यहाँ पर स्टार्टिंग में देखिए, जैसे स्टार्टिंग कर सकते हैं हम एग्रीकल्चर बनाने के लिए पहले वी हैव टू क्लियर दी वर्जिन फॉरेस्ट and some of the agricultural practice are also creating pollution. For example, shift agricultural cultivations in northeast or some tribal practices. And second thing is agriculture need lot of input. For example, fertilizer, pesticides, all these fertilizer and pesticides, they are going to emit nitrous oxide, sulfur oxide to the environments, and that ultimately get pushed to the climate change. Same thing also, like in agriculture we are also using the irrigation. Now we have seen that the water table has been declining in some part or other. So with declining the water table, the need for more powerful pump is also needed. If you use more powerful pump, so that is going to emit more carbon dioxide, nitrous oxide, other greenhouse gas to the environment. So that is going to create further climate change. Again, you can also give example of the agricultural residue, and after they are burning in open field, that led to the climate pollution, environment pollutions, and that ultimately give way to the climate change. ठीक है, ये आपने बॉडी का 2 पार्ट में आपने लिख दिया। क्वेश्चन में अगर 3 पार्ट है तो 3 पार्ट में लिखिए, जितना पार्ट है उसको होलिस्टिकली एड्रेस कर लिए। करने के बाद देखिए, जैसे हम कंक्लूजन लिखते हैं, कंक्लूजन से पहले कभी कभार वे फॉरवर्ड भी लिखना पड़ता है, कभी कभार वे फॉरवर्ड भी ज़रूरत नहीं पड़ता है, कभी कभार वे फॉरवर्ड और कंक्लूजन को हम मिला के एक भी कर सकते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन था एग्रीकल्चर एंड क्लाइमेट चेंज, यहाँ दोनों नेगेटिव था। यहाँ आपको पूछा नहीं गया था कि कैसे, व्हाट आर द स्टेप वी शुड टेक। तो कहीं भी क्वेश्चन हम नेगेटिव टोन में एंड नहीं करना चाहिए। तो उसको पॉजिटिव टोन में लाने के लिए हम क्या करना पड़ेगा कि वे फॉरवर्ड लिखना पड़ेगा। यहाँ आपने 2 ऐसे कर सकते हैं, पहले वे फॉरवर्ड लिख दीजिए, वे फॉरवर्ड टू टैकल दी एग्रीकल्चर फ्रॉम क्लाइमेट चेंज। यहाँ मेंशन करने का ज़रूरत ही नहीं, आप वे फॉरवर्ड लिख के 4 पॉइंट लिख दीजिए। 4 पॉइंट में से 2 पॉइंट होना चाहिए हाउ टू टैकल द इम्पैक्ट इन एग्रीकल्चर, एंड सेकेंड पॉइंट इज हाउ टू टैकल द इम्पैक्ट ऑफ एग्रीकल्चर एंड क्लाइमेट चेंज। जैसे फर्स्ट पॉइंट में हाउ टू टैकल इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड एग्रीकल्चर, उसमें आप लिख सकते हैं क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर हम कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम 0 बजट नेचुरल फार्मिंग कर सकते हैं। We can go for precision farming, scientific farming, technology based farming, like use of advanced drones, sensor, so that we can have intense monitoring of the crop and take timely actions. And second part में आप लिख सकते हैं how we can reduce the impact of agriculture and climate change. For that you can write 0 budget natural farming, परंपरागत कृषि विकास योजना, and so many traditional agricultural practices like Vedic farming. You can write vermicompost, integrated pest management. Then you can use like micro irrigations. So जो आपने वे फॉरवर्ड में ज़्यादा नहीं लिखना है, 4 पॉइंट लिखना है, और उनमें से कोई भी 4 पॉइंट आपने लिखना है, बट आपने प्रायोरिटी देना है, जो अच्छा पॉइंट्स को प्रायोरिटी देना है। ठीक है, तो ये आपको वे फॉरवर्ड हो गया। आपने वे फॉरवर्ड के बाद कंक्लूजन लिखना है। कंक्लूजन में वही लिखना है जो टॉपिक का रिलेवेंट है, और थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए कि जैसे इंडिया इज़ गोइंग टू लाइक आवर राइजिंग, वी नीड टू फीड आवर राइजिंग पॉपुलेशन इन फ्यूचर ऑन द बैकड्रॉप ऑफ द क्लाइमेट चेंज। सो for nutrition and food security we need to integrate both climate change and agriculture, not to see them as a separate entity, rather it's a connected entity. So like it's a vicious cycle, we need to break that vicious cycle into virtuous cycle. You can write that in your conclusions.